इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पूरे सेंट्रल इजराइल में एयर रेड अलार्म बज रहा है। एक चिंताजनक खबर यह है कि कल जब बाइडेन आएंगे तो क्या उनको भी बंकर में लेके जाएंगे, क्योंकि उर्सुला वॉन डर लेyen उनको बंकर में लेके गए, एयर रेड सायरन हुआ। एंटनी ब्लिंकन उनको बंकर में लेकर गए क्योंकि एयर रेड सायरन हुआ। और फॉरेन मिनिस्टर ब्रिटेन के जब वो पहुंचे उनको भी बंकर में ले जाना पड़ा क्योंकि तब भी एयर रेड सायरन था, हमास का अटैक चल रहा था। गाजा मिडिल ईस्ट में युद्ध का सेंटर पॉइंट बन चुका है। गाजा में इजराइल के हवाई हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह कल रात और आज सुबह भी बड़ा हमला हुआ। 24 घंटे में गाजा में 254 लोग मारे गए हैं। इनमें हमास के 70 आतंकी शामिल हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है, हमास का सीनियर कमांडर आयमान नोफाल मारा गया। बुरेजी कैंप पर स्ट्राइक में आयमान नोफाल की मौत हो गई। अल कासम की सेंट्रल ब्रिगेड का कमांडर था नोफाल। आईडीएफ ने आयमान नोफाल के मारे जाने का दावा कर दिया है। युद्ध के 11वें दिन इजराइल के इन हमलों में बहुत नुकसान पहुंचा है। हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद सवाल पूछेंगे। पिछले 48 घंटे में गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन पर इतना सन्नाटा क्यों छाया है? गाजा में इजराइल ने सुबह भीषण बमबारी की। जायतून, राफा और खान यूनिस पर किए गए हवाई हमलों में हमास के कई कमांड सेंटर तबाह कर दिए। दावा किया गया कि आईडीएफ के हमले में हमास के 70 लड़ाके मारे गए। हमास की नुकबा यूनिट के कमांड सेंटर पर भी अटैक हुआ। गाजा के खान यूनिस में हमास की इंटेलिजेंस इमारत पर विध्वंसक बमबारी की गई। हमास इंटेलिजेंस प्रमुख को मारने का दावा किया गया। आईडीएफ हमले में हमास लीडर ओसामा माजिनी भी मारा गया। वो शूरा काउंसिल का मुखिया था। माजिनी पर इजराइल पर हमले की प्लानिंग का आरोप है। गाजा पे जो अटैक हुए हैं, 11 दिन के अंदर 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 12,500 घायल हैं। 48 घंटे पहले के इजराइल के बयानों को याद कीजिए। पीएम नेतन्याहू से लेकर आईडीएफ के आला सैन्य अधिकारी तक लगातार चेतावनी दे रहे थे कि गाजा खाली करो, ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। इसके लिए बड़ी तैयारी की गई। गाजा बॉर्डर के करीब सैकड़ों टैंक, लाखों सैनिकों का जमावड़ा हो चुका है। खबरें तो यहां तक थीं कि इजराइल की टैंक आर्मी बॉर्डर क्रॉस करके गाजा के बाहरी इलाकों में घुस चुकी है, लेकिन वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम आपको इसके 5 बड़े कारण बताएंगे। उससे पहले 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की इस बड़ी मूवमेंट पर एक रिपोर्ट। ये 13 अक्टूबर की तस्वीर है, जब पहली बार खबर आई कि गाजा की ओर इजराइल की टैंक आर्मी रवाना हो चुकी है। उस समय इजराइल की ओर से पहली बार ग्राउंड ऑपरेशन का ऐलान किया गया था। ये पहली हलचल के बाद की तस्वीर है। इजराइल की ग्राउंड फोर्स गाजा के बेहद करीब अश्कलोन पहुंच चुकी थी। उससे पहले इजराइल गाजा में रहने वाले 10 लाख से अधिक लोगों को तुरंत इलाका छोड़ देने की चेतावनी दे चुका था। ये 15 अक्टूबर की तस्वीर है। गाजा बॉर्डर के करीब अश्कलोन में इजरायली सैनिकों के कई टेंट लगे दिखे थे। टैंक भी नजर आए थे। ऐसा लग रहा था मानो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू ही होने वाला है। ये 15 अक्टूबर की शाम की एक और तस्वीर है। उस समय इजराइल की ग्राउंड फोर्स बॉर्डर पार करके गाजा के बाहरी इलाकों में घुस रही थी। टीवी 9 संवाददाता सुमित चौधरी उस वक्त इजराइल की स्पेशल फोर्स के साथ ही थे। हम आपको बता रहे हैं कि अब यहाँ से गाजा पट्टी के अंदर ये टैंक्स अंदर घुस रहे हैं, जिनके साथ हम इस समय मौजूद हैं। और हम भी इन्हीं टैंक्स के साथ लगातार, यानी इस पूरी कवर के साथ, यानी बीएमपीज और टैंक्स के साथ हम भी अंदर मूव कर रहे हैं। और देखिए, स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ हम अंदर गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं। देखिए, ये वो इलाका है जो गाजा पट्टी के अंदर का इलाका है। और मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत
ये रिस्क लेते हुए इन इलाकों के अंदर जा रहे हैं। गाजा पट्टी के अंदर से रिपोर्टिंग करने वाला TV9 देश का पहला न्यूज चैनल था जिसने पहली बार बताया था कि ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। मैं आपको फेंसिंग के साथ साथ में गाजा का इलाका भी दिखाता जा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद इजराइल की तरफ से खामोशी छा गई। सवाल है, इजराइल अचानक से शांत क्यों हो गया?